नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं तो रहिए, लेकिन हमारी आपसे विनती है कि देश की खातिर, राष्ट्र की खातिर गलतफहमी को निकाल दीजिए, क्योंकि जिस केरोसिन तेल के छिड़के जाने की बात राहुल गांधी पिछले 1 साल से कर रहे हैं, वो केरोसिन तेल और दिया सलाई लगाने का काम भारत के पड़ोसी देशों या पूरी दुनिया में समय समय पर देखा जा रहा है। और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने तो बयान ही गजब का दे दिया। कहा बांग्लादेश की स्थिति भारत में आ सकती है। कोई नई बात नहीं है। उनके इस बयान की बड़ी चर्चा हो रही है। हमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उनके और उनके नेता की कोशिश तो साल भर से यही हो रही है। लेकिन कुछ दैवीय कृपा और कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव या दुनिया के उन तमाम देशों में जहां बहुत उठापटक हुआ, वैसी स्थिति भारत में नहीं आई। जबकि भारत में 140 करोड़ लोगों ने 18वीं लोकसभा के लिए मतदान भी किया और डीप स्टेट के एक बड़े कारनामे ने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई वास्तविक जनमत के फैसले के आने को लेकर के। जी हाँ, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। जब इस देश में हिंदुओं को जातियों में बांट करके, उनके छोटे छोटे मुद्दों को उठा करके, और जिस आरक्षण के कारण बांग्लादेश जला है, उसी आरक्षण को खत्म करने या संविधान को खत्म करने की झूठी अफवाह फैला करके, पैसे बांट करके चुनाव में सीट हासिल करने के बाद संसद में जो हंगामा किया जा रहा है, और कुछ लोग बहुत बड़े तुर्रम खां या नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता भारत में कोई अराजकता आ जाए तो उनकी स्थिति शेख हसीना की तरह हो सकती है। हालांकि शेख हसीना बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा कार्य करती रही हैं और बांग्लादेश के लिए उनका एक विज़न था। लेकिन आरक्षण की आग में जिस तरीके से बांग्लादेश जला और जिस तरीके से आरक्षण को ही वहाँ के अराजकता का मुख्य कारण बताया जा रहा है, यही तो वास्तव में वो चीनी खेल है, जिस खेल के जरिए चीन अपना काम भी कर दे रहा है और उसका वास्तविक पर्दाफाश भी नहीं हो पा रहा है। नेपाल में आपने देखा, प्रचंड की सरकार गई, चीन के मनमुआफिक राजनेता को वहां की गद्दी मिली। श्रीलंका की स्थिति तहस नहस हुई। हालांकि श्रीलंका को चने की झाड़ पर चढ़ाने वाला चीन, जब मुश्किल की स्थिति आई तब भारत ही उसका साथी हुआ। चीन ने तो साथ भी छोड़ दिया। मोइजू, जी हाँ, मैं मालदीव की बात कर रहा हूँ, उनको भड़का करके भारत के खिलाफ वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करके मालदीव को उसके पैर पर खड़ा करने की चीन ने साजिश की। लेकिन चीन साजिश तो कर गया, लेकिन मोइजू को अब पता चल रहा है कि बिना भारत के सहयोग की कुछ बात बनने वाली नहीं। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसको लेकर के बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद भारत के प्रधानमंत्री के साथ जब वो निर्वाचित हुए थे तीसरी बार के लिए और शपथ ग्रहण समारोह में आई, तो ऐसी बातें हुई थी और भारत ने भरोसा भी दिलाया था कि बांग्लादेश की किसी विषम परिस्थिति में वो हमेशा साथ है। और भारत ने साथ दिया भी। जब मात्र 45 मिनट का समय मिलने के बाद शेख हसीना वाजेद भारत पहुंची और भारत ने उनको सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। सवाल है कि भारत आगे करेगा क्या। विदेश मंत्रालय से लेकर के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से स्थितियों परिस्थितियों की समीक्षा की, संसद में उसको लेकर के जो सवाल जवाब किए गए, उससे इतना तो साफ हो गया कि बांग्लादेश को लेकर के सरकार का जो नज़रिया है, पूरा विपक्ष कम से कम दिखाने के लिए ही सही साथ खड़ा तो हुआ है। सवाल यह है कि भारत क्या करेगा। जिस तरीके से अंतरिम सरकार का गठन वहाँ पर होना है और लगभग हो चुका है, और सेना ने वहाँ पर तख्ता पलट के बावजूद भी अपने आप को केंद्र में न रखते हुए अंतरिम सरकार को सहयोग देने
या उसके नेतृत्व में बांग्लादेशियों की अपेक्षाओं को पूरा करने का संकल्प व्यक्त किया है। लगता तो यही है कि अंतरिम सरकार बेहतर काम कर पाएगी, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण ही एकमात्र मुद्दा बना करके पूरा बांग्लादेश जल उठा, जला दिया गया, जलाने की कोशिश की गई, उसके पीछे के तर्क और मर्म को मैं पहले ही बता चुका हूँ। समझिए, भारत को घेरने की चीन की रणनीति और भारत से सीधे सीधे न लड़ पाने की उसकी स्थिति, बावजूद इसके कि वो बड़ी सैन्य ताकत है, उसे ये मालूम है कि जब लड़ाई के वास्तविक मैदान में 1962 की तरह जो लड़ाई लड़ने की वो कोशिश कर रहा है, वो लड़ी नहीं जा सकती। और भारत बहुत अच्छे तरीके से चीन को जवाब दे सकता है। तो कूटनीतिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों में भारत को इस तरीके से उलझा देना चाहता है चीन, जो कुछ बांग्लादेश में आपने देखा, श्रीलंका में आपने देखा, नेपाल में आपने देखा, मालदीव में आपने देखा, और देख तो आप पाकिस्तान भी रहे हैं, जबकि आप इस गलतफहमी में बात करते हैं कि आईएसआई ये सब कुछ करा रहा है। और जबकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि चीन के इशारे पर आईएसआई सब कुछ कर रही है, क्योंकि आईएसआई जिस देश की खुफिया संस्था है, अब उसके पास खाने को लाले पड़े हैं। और आईएसआई की सक्रियता के पीछे का राज सिर्फ चीन जानता है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को जिंदा ही तब तक रखेगा जब तक आईएसआई उसके इशारे पर, उसकी साम्राज्यवादी सोच पर जब तक आईएसआई काम करेगी, पाकिस्तान को चीन सिर्फ जिंदा रखने के लिए सहायता करेगा। जी हाँ, आपको ये भी अजीब लग सकता है कि अमेरिका के रहते हुए चीन की इतनी चल रही है। क्यों नहीं चल रही? बिल्कुल चल रही है, ये आप जान लीजिए, क्योंकि सीपैक पर चीन समय समय पर काम रोकता है और थोड़ा सा दिखाने के लिए कभी कभी वो काम शुरू भी कर देता है कि उसकी सीपैक के जरिए जिस पीओके को पाकिस्तान अपने साथ रखने की अभी भी कोशिश में लगा हुआ है, जबकि पीओके जाने वाला है, और ये इतिश्री कब हो जाएगी ये समय का इंतज़ार है। लेकिन इतना भी तय मानिए कि जितनी भी अराजकता की स्थिति पैदा कर दी जाए, पीओके भारत का होकर रहेगा और चीन और भारत की लड़ाई होकर रहेगी। पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के साथ लड़ेंगे, और उस स्थिति में क्वाड जैसी संस्थाओं और अमेरिका की भूमिका, रूस की भूमिका भारत के साथ क्या होगी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत के साथ इनकी भूमिकाएं बहुत ही सकारात्मक होने वाली है, क्योंकि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 साल के भीतर बनेगा। लेकिन इन्हीं 2 सालों में भारत के अंदरूनी स्थितियों को इतना खराब करने की कोशिश की जाएगी, जो राहुल गांधी 1 साल से कह रहे हैं वो काम करने की कोशिश की जा रही है, और चुनाव के बाद भी वो बदस्तूर जारी है। उस समय का इंतज़ार है कि किसके जरिए वो अराजकता पैदा किया जाए, क्योंकि कट्टरपंथी शक्तियाँ, वो फोर्सेस जो धर्म के नाम पर भारत में बहुत कुछ करना पाना चाहती हैं, वो कामयाब नहीं हो सकती। उस स्थिति में राष्ट्रवादी शक्तियाँ एक हो जाएंगी, जबकि राष्ट्रवादी शक्तियों को जाति के आधार पर वितरित करना, बांटना है। इसलिए इन परिस्थितियों में कोशिश ये होगी, या तो छात्र आंदोलन हो, बेरोजगारी के नाम पर छात्रों को उभारा जाए, नौकरी न मिलने का आक्रोश छात्रों में बढ़ाया जाए, वामपंथी और लेफ्ट लिबरल गैंग की कारस्तानी छात्रों के सर पर जुनून बने, साथ ही साथ किसानों की समस्याएं और मजदूरों की समस्याएं एक होकर के, कोशिश तो ये भी होगी कि पूरी दिल्ली को एक बार लाखों लोग घेरें। अब की किसान ही नहीं, बल्कि किसान, मजदूर और छात्र ऐसे कोशिश कर सकते हैं। आप कल्पना करिए उन स्थितियों की, क्योंकि अगले ही 2 साल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश करेगा, और उसमें वो सफल होगा, और इन्हीं 2-3 सालों के अंदर भारत में अराजकता पैदा कर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा की जाएगी। इसलिए सलमान खुर्शीद अगर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति भारत में हो सकती है, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। आपको हो तो हो, और अगर अभी भी आप चुप और शांत बैठे हैं और आप जागरूक नहीं हैं कुछ उन अराजकतावादी नेताओं के कारस्तानियों से, तो फिर आप अपने साथ और देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। इनका साथ डेमोक्रेटिक तरीके से देना छोड़ दीजिए, अन्यथा बांग्लादेश ही नहीं, श्रीलंका ही नहीं, उससे भी बदतर हालात हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका के जो भौगोलिक स्थितियां हैं, उनकी जो आबादी है वो भारत के मुकाबले बहुत कम है, और यहाँ पर
अराजकतावादी संख्या में थोड़े होंगे, लेकिन जो अराजकता पूरी दुनिया में दिखाई पड़ेगी वो लगेगा कि भारत तो तहस नहस हो गया। और यही कोशिश उस डीप स्टेट का है जो भारत को दुनिया की तीसरी या दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कतई नहीं बनने देना चाहता है। आप हमारी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। हर उस जगह इस बात को जानना या समझना चाहिए, अन्यथा बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि जिस राजनीतिक खांचे में हम बांग्लादेश या भारत की स्थितियों का वर्णन या मूल्यांकन कर रहे हैं वो बहुत ही एकांगी है, उससे बहुत दूर और बहुत ही खतरनाक बात अभी भी बदस्तूर जारी है। इसे रोकने के लिए हम और आपको सचेत होना ही होगा। अगर चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।